हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ब्लू रेज एकेडमी में। मैं हूं डॉक्टर अनूप सिंह बघेल और हाजिर हूं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पायरेशन, श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक। तो बच्चों, आज हम लोगों को पढ़ना है श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आज? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पायरेशन। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पायरेशन, श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक। रेस्पायरेशन को कई इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, है ना। श्वसन को कई इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। ठीक है, कई एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर प्रभावित करते हैं जो निम्नानुसार हैं। जो कि निम्नानुसार है। ठीक है, जो निम्नानुसार हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन लेते हैं, पहला है प्रोटोप्लाज्मिक कंडीशन। ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक कंडीशन। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म की दशा। तो प्रोटोप्लाज्मिक कंडीशन मतलब ऐसी कोशिकाएं जिनमें प्रोटोप्लाज्म की मात्रा अधिक होती है, उनमें रेट ऑफ रेस्पायरेशन अधिक होती है। जैसे यंगर सेल जो होती हैं, जो मैरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं या विभाज्योतक सेल होती हैं, वो यंगर सेल है। ओल्डर सेल का मतलब कौन सा है? परिपक्व कोशिकाएं, मैच्योर कोशिकाएं। ठीक है, तो परिपक्व कोशिकाओं की तुलना में अधिक रेस्पायरेशन करती हैं या अधिक तेज श्वसन करती हैं। तो प्रोटोप्लाज्मिक कंडीशन में क्या है कि वह कोशिकाएं जिनमें प्रोटोप्लाज्म की मात्रा अधिक होती है, जिनमें प्रोटोप्लाज्म की मात्रा अधिक होती है, वह अधिक तेज रेस्पायरेशन या श्वसन करती हैं। अधिक तेज श्वसन करती हैं। जैसे यंग सेल का मतलब क्या है? जैसे मैरिस्टेमेटिक सेल्स। ठीक है, मैरिस्टेमेटिक सेल्स। यंग सेल मतलब मैरिस्टेमेटिक सेल्स। ठीक है, मैरिस्टेमेटिक सेल्स। ओल्डर सेल्स का मतलब क्या है? ओल्डर सेल्स जैसे कौन सी? परिपक्व कोशिकाएं, मैच्योर कोशिकाएं। ठीक है, मैच्योर सेल्स क्या है? वो ओल्डर सेल। ठीक है, यंगर सेल्स ओल्डर सेल्स की तुलना में अधिक तेज श्वसन करती है ना। अधिक तेज श्वसन करती है। यंग सेल जो है वो ओल्डर सेल की तुलना में, यानी कि पुरानी कोशिकाएं या परिपक्व कोशिकाओं की तुलना में अधिक तेज श्वसन करती है। क्यों? क्योंकि यंग सेल जो होती हैं उनमें प्रोटोप्लाज्म की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, तो ये पहला फैक्टर है, पहला कारक है जो कि श्वसन को प्रभावित करता है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट, है ना। श्वसन होने वाले पदार्थ की सांद्रता। दूसरा क्या है? श्वसन होने वाले पदार्थ की सांद्रता। तो रेस्पायरेशन जो है रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट के सीधे समानुपाती होता है। श्वसन रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट के सीधे समानुपाती होता है ना। श्वसन यानी रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट के रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट के सीधे समानुपाती होता है। श्वसन रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट के सीधे समानुपाती होता है। क्योंकि जितना, इसका मतलब क्या है कि जितना ज्यादा रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट होगा, रेट ऑफ रेस्पायरेशन उतनी ही अधिक होगी। अर्थात क्या होगा? अर्थात रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट की सांद्रता यानी श्वसन होने वाले पदार्थ की सांद्रता
सांद्रता सांद्रता जितनी अधिक होती है, जितनी अधिक होती है, जितनी अधिक होती है, पदार्थ की सांद्रता जितनी अधिक होती है, उसमें श्वसन दर उतनी ही तेज होती है, उसमें श्वसन दर उतनी ही तेज होती है, उतनी ही तेज होती है। ठीक है, तो जैसे आप क्या देख सकते हैं, जैसे फोटोसिंथेटिक सेल्स में, प्रकाश संश्लेषी कोशिकाओं में, जैसे फोटोसिंथेटिक सेल्स में प्रकाश संश्लेषी कोशिकाओं में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट अधिक होता है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट अधिक होता है। जैसे प्रकाश संश्लेषी कोशिकाओं में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट अधिक होता है, तो इन कोशिकाओं में रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी अधिक होती है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी अधिक होती है, इन कोशिकाओं में रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी अधिक होती है। ठीक है, तो ये दो क्या हो गए, दूसरा क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। इसके बाद नेक्स्ट तीसरा है टेम्परेचर, तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर, थर्ड है टेम्परेचर। विभिन्न प्रकार से श्वसन को प्रभावित करता है। टेम्परेचर यानी तापक्रम विभिन्न प्रकार से श्वसन को प्रभावित करता है, प्रभावित करता है। तापक्रम विभिन्न प्रकार से श्वसन को प्रभावित करता है। ठीक है, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मिनिमम रेट ऑफ रेस्पिरेशन होती है, मिनिमम रेट ऑफ रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, मिनिमम रेट ऑफ रेस्पिरेशन होती है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मिनिमम रेट ऑफ रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, इसीलिए फूड को, जो भोजन है वो कम तापक्रम पर संग्रहित किए जाते हैं, इसीलिए फूड कम तापक्रम पर संग्रहित किए जाते हैं, यानी स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए जो फूड है कम टेम्परेचर पर स्टोर किए जाते हैं। मतलब किस पे स्टोर किए जाते हैं, रेफ्रिजरेटर है ना, रेफ्रिजरेटर और कोल्ड स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज में कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेटर और कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, दूसरा इसी में नेक्स्ट की 30 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या होता है, ऑप्टिमम रेट ऑफ रेस्पिरेशन होती है। 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या होता है, ऑप्टिमम रेट ऑफ रेस्पिरेशन होती है, ऑप्टिमम रेट ऑफ रेस्पिरेशन होती है। ऑप्टिमम रेट ऑफ रेस्पिरेशन 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या होता है, ऑप्टिमम रेट ऑफ रेस्पिरेशन होती है, उपयुक्त श्वसन दर होती है, कितने में, लगभग 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। इसके बाद नेक्स्ट है कि 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर और हाई रेट ऑफ रेस्पिरेशन होती है, हाई रेट ऑफ रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि एक इसमें नोट मैं आपको बता दूं कि यहाँ एक्चुअल होता क्या है कि जब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है तो इसके एंजाइम क्या होते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं और साइटोमेम्ब्रेन जो है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, वो भी कैसी हो जाती है, इम्परमेबल हो जाती है। इसलिए क्या होता है कि मिनिमम रेट ऑफ रेस्पिरेशन होती है ना, मिनिमम रेट ऑफ रेस्पिरेशन होती है। क्यों मिनिमम रेट ऑफ रेस्पिरेशन होती है कि कम तापक्रम पर यानी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, यानी कि कम तापक्रम पर क्या होता है,
एंजाइम्स जो है एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। और क्या होती है, और साइटोमेम्ब्रेन क्या हो जाती है, इम्परमिएबल हो जाती है, इम्परमिएबल इम्परमिएबल हो जाती है। इसलिए रेट ऑफ रेस्पायरेशन मिनिमम होता है, इसलिए श्वसन क्या होता है, मिनिमम होता है। श्वसन कैसा होता है, सबसे कम होता है, मिनिमम होता है, ठीक है। इसलिए श्वसन जो है सबसे कम होता है। लेकिन यदि हाई टेम्परेचर है, इसको आप एक कर ले, दूसरा नोट में लिख लेंगे कि यदि हाई टेम्परेचर होता है, जैसे कि 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है, तो एंजाइम डीनेचर्ड हो जाते हैं। हाई टेम्परेचर में एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम कैसे हो जाते हैं, डीनेचर्ड हो जाते हैं, डीनेचर्ड हो जाते हैं। हाई टेम्परेचर में एंजाइम डीनेचर्ड हो जाते हैं। एंजाइम कैसे हो जाते हैं, डीनेचर्ड हो जाते हैं। और जब एंजाइम डीनेचर्ड हो जाते हैं, मतलब वो डीनेचर्ड का मतलब क्या है कि अपने प्रकृति से हटकर काम करने लगते हैं। वो जो काम करना है वो काम नहीं करते, मतलब प्रकृति से हटकर काम करने लगते हैं। मतलब कि जो काम उनको करना है वो काम वो नहीं करते, इसलिए भी रेट ऑफ रेस्पायरेशन जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो तीसरा फैक्टर क्या हो गया बेटा, तीसरा हो गया टेम्परेचर, ठीक है। तो नेक्स्ट फैक्टर क्या है, नेक्स्ट फोर्थ नंबर है क्या, लाइट यानी प्रकाश, ठीक है। लाइट जो है वो दो प्रकार से श्वसन को प्रभावित करती है। लाइट यानी प्रकाश श्वसन को दो प्रकार से प्रभावित करती है, ठीक है। लाइट श्वसन को दो प्रकार से प्रभावित करती है। जैसे लाइट जो है, लाइट क्या करती है, इंस्ट्रूमेंटल मूवमेंट को कंट्रोल करती है ना, कंट्रोल करती है, इंस्ट्रूमेंटल मूवमेंट को कंट्रोल करती है। लाइट जो है इंस्ट्रूमेंटल मूवमेंट को कंट्रोल करती है, ठीक है। लाइट में क्या होता है कि जो स्टार्च है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, और शुगर जब बनता है तो पानी क्या होता है, स्टोमेटा के अंदर जाता है, स्टोमेटा क्या होते हैं, फूलते हैं, और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, तो गैसियस एक्सचेंज होने लगता है, तो ऑक्सीजन जो है वो अंदर आने लगती है और CO2 बाहर जाए। तो जब ऑक्सीजन अंदर आएगी तो रेस्पायरेशन की दर जो है वो बढ़ जाती है। तो इसमें एक लाइन और लिख लें कि लाइट में मतलब कैसे इंस्ट्रूमेंटल मूवमेंट को नियंत्रित करती है, कि लाइट में क्या होता है बेटा, लाइट में स्टार्च जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, शुगर में। स्टार्च जो है शुगर में कन्वर्ट हो जाता है ना, शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। स्टार्च जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जिससे स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, मतलब गार्ड सेल जो है वो टर्जिड हो जाती है, ठीक है, जिससे स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, ठीक है, जिससे स्टोमेटा क्या हो जाते हैं बेटा, ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं, और गैसियस एक्सचेंज होता है, और गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। स्टोमेटा खुल जाते हैं और गैसियस एक्सचेंज होता है। तो पहला तो यही है कि लाइट क्या है, स्टोमेटल मूवमेंट को कंट्रोल करती है। दूसरा क्या है कि लाइट की उपस्थिति में फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट जो है वो अधिक उत्पन्न होता है, ठीक है। लाइट की उपस्थिति में फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट जो है वो अधिक उत्पन्न होता है। तो दूसरा क्या हो जाएगा कि लाइट में फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट लाइट में फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट क्या होता है, अधिक बनता है ना, अधिक बनता है। लाइट में फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट अधिक बनता है, इसलिए लाइट में यानी प्रकाश में, इसलिए प्रकाश में रेट ऑफ रेस्पायरेशन क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। रेट ऑफ रेस्पायरेशन अधिक होती है, और इस बढ़ी हुई रेट ऑफ रेस्पायरेशन को क्या कहते हो, फोटो रेस्पायरेशन कहते हैं।
इस बढ़ी हुई रेट ऑफ रेस्पायरेशन को इस बढ़ी हुई रेट ऑफ रेस्पायरेशन को क्या कहते हो? फोटो रेस्पायरेशन कहते हैं। फोटो रेस्पायरेशन कहते हैं। बढ़ी हुई रेट ऑफ रेस्पायरेशन को क्या कहते हैं? फोटो रेस्पायरेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया चौथा लाइट। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ CO2। पांचवा फैक्टर क्या है बेटा? पांचवा है कंसंट्रेशन ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कंसंट्रेशन ऑफ CO2 की सांद्रता। ठीक है, CO2 की सांद्रता जो है ये क्या है कि एटमॉस्फेयर में CO2 का कंसंट्रेशन, एटमॉस्फेयर में CO2 कंसंट्रेशन 0.03% होता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में CO2 की सांद्रता 0.03% होती है। ठीक है ना, होती है। यदि इससे CO2 की सांद्रता बढ़ती है, इस कंसंट्रेशन से अधिक बढ़ता है इसका कंसंट्रेशन, यदि CO2 की सांद्रता बढ़ती है, यदि CO2 की सांद्रता बढ़ती है तो रेट ऑफ रेस्पायरेशन घटती है। तो रेट ऑफ रेस्पायरेशन क्या होती है? घटती है, डिक्रीज होती है। रेट ऑफ रेस्पायरेशन डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 में स्टोमेटा क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। क्योंकि हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 में स्टोमेटा क्लोज्ड हो जाते हैं। स्टोमेटा जो है वो क्लोज्ड हो जाते हैं। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 में स्टोमेटा क्या हो जाते हैं बेटा? क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए क्या है? रेट ऑफ रेस्पायरेशन घटती है या रुक जाती है। यही कारण है कि जो फ्रूट का स्टोरेज होता है वो हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 में होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आप इंपॉर्टेंट चीज ये भी लिख लेंगे कि यही कारण है कि फ्रूट का संग्रह हाई CO2 कंसंट्रेशन में किया जाता है। यही कारण है कि फ्रूट का संग्रह हाई CO2 कंसंट्रेशन में किया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट जो है नंबर 6 कंसंट्रेशन ऑफ O2, कंसंट्रेशन ऑफ O2। ठीक है, ऑक्सीजन की सांद्रता। नेक्स्ट क्या है? ऑक्सीजन की सांद्रता। यदि ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ती है, यदि O2 की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन बढ़ती है तो एनीरोबिक प्रोडक्शन घटता है। एनीरोबिक प्रोडक्शन जो है वो क्या होता है? घटता है। तो एनीरोबिक प्रोडक्शन जो है घटता है। यदि O2 की सांद्रता बढ़ती है, यदि ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ती है तो एनीरोबिक प्रोडक्शन जो है वो घटता है। एनीरोबिक प्रोडक्शन क्या हो सकता है? एनीरोबिक प्रोडक्शन जैसे क्या कहलाएगा? एनीरोबिक प्रोडक्शन जैसे क्या लिख सकते हो कि इथाइल एल्कोहल बनता था ना। एनीरोबिक रेस्पायरेशन क्या बनता था? इथाइल एल्कोहल। तो इथाइल एल्कोहल और CO2 है ना। इथाइल एल्कोहल और CO2 का प्रोडक्शन जो है वो घट जाता है। यदि क्या होगा? ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ती है तो एनीरोबिक प्रोडक्शन जैसे इथाइल एल्कोहल और CO2 का प्रोडक्शन जो है का उत्पादन क्या होता है बेटा? घटता है। ठीक है, ये घटता है। तथा और क्या होगा? तथा एरोबिक प्रोडक्शन में क्या था बेटा? एरोबिक प्रोडक्शन जैसे ATP है ना। ATP एरोबिक रेस्पायरेशन क्या बनते हैं? ATP बनते हैं ना। तो ATP H2O और ऑक्सीजन, ATP H2O एंड O2 एक्सेट्रा जो है ये क्या है? एरोबिक प्रोडक्शन एक्सेट्रा का उत्पादन यानी प्रोडक्शन जो है वो क्या होता है? बढ़ता है।
यानी कहने का मतलब ये है कि यदि O2 की सांद्रता बढ़ती है तो एनीरोबिक प्रोडक्शन घटता है और एरोबिक प्रोडक्शन जो है वो क्या होता है, बढ़ता है। एनीरोबिक प्रोडक्शन घटता है और एरोबिक प्रोडक्शन बढ़ता है। यानी आप ये कह ले कि एनीरोबिक रेस्पिरेशन घटता है और एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो बढ़ता है। तो O2 की वह सांद्रता जिसमें कि एनीरोबिक रेस्पिरेशन घटता है और एरोबिक रेस्पिरेशन बढ़ता है, एक्सटेंशन पॉइंट कहलाता है, एक्सटिंक्शन पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं कि O2 की वह सांद्रता, O2 की वह सांद्रता, O2 की वह सांद्रता जिसमें O2 की वह सांद्रता जिसमें एनीरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, घटता है और एरोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन बढ़ता है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो क्या है, बढ़ता है। तो इसे क्या कहते हैं, एक्सटेंशन पॉइंट। तो इसे एक्सटिंक्शन पॉइंट कहते हैं, एक्सटिंक्शन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, इसे एक्सटिंक्शन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, लुप्त बिंदु। ठीक है, लुप्त बिंदु एक्सटिंक्शन पॉइंट कहते हैं। क्या है कि एनीरोबिक रेस्पिरेशन जो है धीरे धीरे लुप्त होता जाता है और एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, एक्सटेंशन पॉइंट कहते हैं। ठीक है ना, तो ये जो है एक्सटिंक्शन पॉइंट कहलाता है। इसी में एक और पॉइंट ऐड कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्लाइकोलिसिस और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ग्लाइकोलिसिस फास्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ये दोनों निर्भर करते हैं एडीपी की उपलब्धता में। एडीपी की उपलब्धता में कि एडीपी यदि उपलब्ध है तो ग्लाइकोलिसिस और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होंगे, और नहीं है तो नहीं होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट अपन क्या लिख लेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस फास्फोराइलेशन, आप साथ में लिख लें, कंफ्यूजन नहीं होगी। ग्लाइकोलिसिस फास्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ग्लाइकोलिसिस फास्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन निर्भर होते हैं एडीपी की उपलब्धता पर, है ना, एडीपी की उपलब्धता में। यदि एडीपी उपलब्ध है तो ये होंगे और यदि एडीपी नहीं है तो ये ग्लाइकोलिसिस फास्फोराइलेशन, ग्लाइकोलिसिस में जो एटीपी बनता है वो नहीं बनेगा क्योंकि एडीपी नहीं है। और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन मतलब जितने भी यानी DH2 या यानी DPH2 जहां भी जो बनते हैं ये या फिर DH2 जो भी बनते हैं वो कहलाते हैं क्या, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ठीक है, वहां क्या होता है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट से एटीपी बनते हैं। ठीक है, तो चाहे ग्लाइकोलिसिस फास्फोराइलेशन हो चाहे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन हो, ठीक है, तो वो किस पर निर्भर होते हैं, एडीपी की उपलब्धता पे। यदि एडीपी है तो ये होंगे और यदि एडीपी नहीं है तो ये नहीं होंगे। तो क्या होता है कि हाई O2 कंसंट्रेशन में यदि ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ती है तो ग्लाइकोलिसिस का फास्फोराइलेशन नहीं होता, केवल क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है। ठीक है, तो एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं और बता दे रहा हूं आपको कि यदि O2 का कंसंट्रेशन बढ़ता है, यदि O2 की सांद्रता बढ़ती है, यदि O2 की सांद्रता बढ़ती है तो क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस फास्फोराइलेशन नहीं होता, ग्लाइकोलाइटिक फास्फोराइलेशन नहीं होता है, केवल ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है, केवल ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है। ठीक है, यदि ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ती है तो ग्लाइकोलिटिक फास्फोराइलेशन नहीं होता, केवल क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है। तो ये भी क्या है, इफेक्ट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, इसी में नेक्स्ट अपन देखेंगे कि ऑक्सीजन की वह सांद्रता जिसमें ग्लाइकोलिटिक फास्फोराइलेशन लुप्त हो जाता है, उसे सबसे पहले देखा था लुईस पास्चर ने। उसको सबसे पहले किसने देखा था, लुईस पास्चर ने देखा था।
तो ऑक्सीजन की यानी O2 की वह सांद्रता जिसमें ऑक्सीजन की वह सांद्रता जिसमें ग्लाइकोलाइटिक फास्फोराइलेशन रुक जाता है या इनहिबिट हो जाता है, ठीक है, इनहिबिट हो जाता है। वह सांद्रता जिसमें ग्लाइकोलिटिक फास्फोराइलेशन क्या हो जाता है बेटा, रुक जाता है या इनहिबिट हो जाता है, उससे सबसे पहले किसने देखा था? लुईस पास्चर ने देखा था। उसे सबसे पहले किसने देखा है? लुईस पास्चर ने देखा है, इसलिए इसे पास्चर इफेक्ट भी कहते हैं। इसलिए इसे पास्चर इफेक्ट भी कहते हैं। इसलिए इसे पास्चर इफेक्ट भी कहते हैं। O2 की वह सांद्रता जिसमें ग्लाइकोलिटिक फास्फोराइलेशन रुक जाता है, इनहिबिट हो जाता है, उसे सबसे पहले किसने देखा है? लुईस पास्चर ने देखा है, इसलिए इसे पास्चर इफेक्ट भी कहते हैं। लुईस पास्चर ने देखा था, इसलिए इसे पास्चर इफेक्ट भी कहते हैं। तो ये क्या हो गया? कंसंट्रेशन ऑफ O2, ठीक है। नेक्स्ट है 7 नंबर, अपन क्या देख रहे हैं? वाटर, ठीक है, वाटर। अगला फैक्टर क्या है? पानी, ठीक। पानी जो है वो क्या करता है कि सेल की टर्जिडिटी और एंजाइमेटिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। वाटर यानी पानी सेल की टर्जिडिटी एंड एंजाइमेटिक एक्टिविटी को नियंत्रित करता है। वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को नियंत्रित करता है, ठीक है। पानी जो है सेल की तन्यता और एंजाइमेटिक सक्रियता को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो यदि पानी की मात्रा बढ़ती है, यदि पानी की मात्रा बढ़ती है तो क्या होगा? स्टोमेटल टर्जिडिटी जो है वो बढ़ेगी और स्टोमेटा क्या होंगे? ओपन होंगे। यदि पानी की मात्रा बढ़ती है तो स्टोमेटा ओपन होते हैं और क्या होगा बेटा? गैसियस एक्सचेंज होता है। गैसियस एक्सचेंज यदि पानी की मात्रा बढ़ती है तो स्टोमेटा क्या होते हैं? ओपन होते हैं और गैसियस एक्सचेंज होता है, जिससे क्या होता है कि ऑक्सीजन अंदर जाती है और रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ता है। जिससे क्या होगा? जिससे O2 अंदर जाती है, और क्या होता है? अंदर जाती है और रेस्पिरेशन जो है वो बढ़ता है और रेस्पिरेशन जो है वो बढ़ता है, ठीक है। यदि पानी की मात्रा कम होती है तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन घटता है। यदि पानी की मात्रा घटती है, यदि पानी की मात्रा सेल में क्या होगी? घटती है। यदि पानी की मात्रा घटती है तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन घटता है। रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है? घटता है। यही कारण है कि जो सीड हैं, खासतौर पे जो सीड हैं, उनको क्या करते हैं? सुखा करके, ड्राई करके ही स्टोर किया जाता है। तो नेक्स्ट इसी में लिख लेंगे, यही कारण है कि सीड्स को यानी बीजों को ड्राई करके स्टोर किया जाता है ना। सीड्स को स्टोर किया जाता है, सीड्स को ड्राई करके यानी सुखा करके, ताकि उनमें पानी ना रहे, जिससे कि रेस्पिरेशन होगा। तो उसमें क्या होगा? जो सीड है, सीड के अंदर क्या है? एम्ब्रियो है, और एम्ब्रियो चारों ओर से क्या है? फूड से सराउंडेड है। यदि पानी रहेगा तो वो क्या होगा? रेस्पिरेशन उसमें ज्यादा तेज होगा, तो जो फूड है वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। भ्रूण जो है वो जल्दी ही फूड को क्या कर लेगा? अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में उपयोग कर लेगा और वो ज्यादा समय तक सीड नहीं बच पाएगा, और जब सीड नहीं बचेगा तो एम्ब्रियो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए जो सीड है या बीज है उनको सुखा करके रखा जाता है, ताकि पानी की मात्रा बहुत कम हो जाए, जिससे कि उसमें एम्ब्रियो जो है बहुत कम रेस्पिरेशन करे, जिससे कि फूड जो है वो बचा रहे तो उस समय तक के लिए, ठीक है। तो इसको जो है ये वाटर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट है इंजरी, ठीक है। इंजरी यानी घाव लगना, ठीक है,
घाव, ठीक है। इंजरी यानी कि घाव लगना। यदि घाव लगता है, यदि इंजरी होती है तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाती है। घाव की दशा में, घाव की दशा में, घाव यानी इंजरी, ठीक है। इंजरी की दशा में, इंजरी की दशा में क्या होता है? इंजरी की दशा में रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाती है। घाव की दशा में क्या होती है? रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो बढ़ जाती है। जैसे यदि पोटैटो को चिप्स में काटा जाए, जैसे काट दिया जाए, चिप्स में काट दिया जाए, जैसे यदि पोटैटो को, आलू को चिप्स में काट दिया जाए तो क्या होगा? चिप्स का रेस्पिरेशन बढ़ जाता है। रेस्पिरेशन चिप्स का रेस्पिरेशन जो है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यदि आलू को क्या हो जाए? छोटे छोटे टुकड़ों में या चिप्स में काट दिया जाए तो चिप्स का रेस्पिरेशन क्या होता है? बढ़ जाता है। मतलब इंजरी जो है, घाव लगने पे श्वसन क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इंजरी। नेक्स्ट क्या है? साल्ट। अगला नंबर जो है साल्ट, ठीक है। यदि टिश्यूज को वाटर से ऑर्गेनिक साल्ट सॉल्यूशन में ट्रांसफर किया जाए, यदि टिश्यूज को, ऊतकों को, यदि टिश्यूज को वाटर से ऑर्गेनिक साल्ट सॉल्यूशन में स्थानांतरित किया जाए, यदि टिश्यूज को वाटर से ऑर्गेनिक साल्ट सॉल्यूशन में क्या किया जाए? स्थानांतरित किया जाए तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन, तो टिश्यूज का रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाता है। तो टिश्यूज का रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है? बढ़ जाता है। और इस बढ़े हुए रेट ऑफ रेस्पिरेशन को साल्ट इंड्यूस्ड रेस्पिरेशन कहते हैं। और नेक्स्ट इसी में आप लिख लेंगे और इस बढ़े हुए रेट ऑफ रेस्पिरेशन को साल्ट इंड्यूस्ड रेस्पिरेशन कहते हैं, है ना। साल्ट इंड्यूस्ड रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। साल्ट इंड्यूस्ड रेस्पिरेशन कहते हैं। यदि टिश्यूज को वाटर से ऑर्गेनिक साल्ट सॉल्यूशन में स्थानांतरित किया जाए तो इन टिश्यूज का रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाता है। और इस बढ़े हुए रेट ऑफ रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं बेटा? साल्ट इंड्यूस्ड रेस्पिरेशन। साल्ट इंड्यूस्ड मतलब लवण प्रेरित श्वसन, साल्ट इंड्यूस्ड रेस्पिरेशन कहते हैं। तो फिर नेक्स्ट है मैकेनिकल स्टिमुलस। मैकेनिकल स्टिमुलस, ठीक है। मैकेनिकल स्टिमुलस, यदि किसी प्लांट को क्या किया जाए? मैकेनिकली स्टिमुलेट किया जाए। मैकेनिकली स्टिमुलेट का मतलब क्या है? कि उसे हिलाया डुलाया जाए या मरोड़ा जाए तो उसमें क्या होती है? रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाती है, ठीक है। तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाती है। यदि किसी प्लांट को क्या किया जाए? मैकेनिकली स्टिमुलेट किया जाए। मैकेनिकली स्टिमुलेट किया जाए तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाती है। मैकेनिकली स्टिमुलेट का मतलब क्या है बेटा? यहाँ मैकेनिकली स्टिमुलेट का मतलब है कि इसको क्या किया जाए? हिलाया डुलाया जाए। मैकेनिकली स्टिमुलेट का मतलब क्या है? कि इसे मैकेनिकली रूप से यानी कि पकड़ के हिलाए डुलाए या किसी तरह से उसको वो ज्यादा हिले डुले या ज्यादा तेज हवा चले तो उसकी शाखाएं हिले डुले, ठीक है। तो क्या होगा? रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाती है। किया जाए तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाती है। रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन यदि इसको लगातार हिलाया डुलाया जाए, यदि मैकेनिकल स्टिमुलस लगातार दिया जाए तो फिर रेट ऑफ रेस्पिरेशन नॉर्मल हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। परंतु यदि इसे लगातार मैकेनिकली स्टिमुलेट किया जाए, मैकेनिकली स्टिमुलेट किया जाए, ठीक है, मैकेनिकली स्टिमुलेट किया जाए तो क्या होगा?
तो रेट ऑफ रेस्पायरेशन सामान्य हो जाती है। तो रेट ऑफ रेस्पायरेशन क्या होती है? सामान्य हो जाती है। ठीक है, सामान्य हो जाती है। तो रेट ऑफ रेस्पायरेशन क्या हो जाती है बेटा? सामान्य हो जाती है। यदि किसी प्लांट को मैकेनिकली स्टिमुलेट किया जाए, हिलाया डुलाया जाए या मरोड़ा जाए या ज्यादा तेज हवा चल रही है तो वो हिले डुले, तो क्या होता है? रेट ऑफ रेस्पायरेशन बढ़ जाती है। लेकिन यदि यह लगातार मैकेनिकली स्टिमुलेट किया जाए, इसको लगातार इसको हिलाया डुलाया जाए काफी समय तक, तो क्या होता है? रेट ऑफ रेस्पायरेशन फिर इसमें सामान्य हो जाती है। तो ये क्या है? मैकेनिकल स्टिमुलस। नेक्स्ट एक और पॉइंट है जो रेस्पायरेशन को प्रभावित करता है, तो वो क्या है? केमिकल्स। नेक्स्ट है केमिकल्स। ठीक है, केमिकल्स यानी कि रसायन। तो केमिकल क्या करते हैं? केमिकल जैसे कौन कौन से केमिकल? जैसे साइनाइड, एजाइड, आयोडो एसीटेट एंड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा श्वसन को क्या कर देती हैं? इनहिबिट कर देती हैं, रोक देती है। रसायन श्वसन को क्या कर देते हैं? श्वसन को इनहिबिट मतलब रोक देते हैं। साइनाइड, एजाइड, आयोडो एसीटेट, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा रसायन जो है वो श्वसन को क्या कर देते हैं? इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं, श्वसन को रोक देते हैं। जैसे साइनाइड Cn नेगेटिव, साइनाइड एंड एजाइड यानी कि N3 नेगेटिव यानी एजाइड साइटोमेम्ब्रेन से बाइंड हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को रोक देते हैं। साइटोमेम्ब्रेन से क्या हो जाते हैं? साइटोमेम्ब्रेन से बाइंड हो जाते हैं, साइटोमेम्ब्रेन से बाइंड हो जाते हैं और क्या कर देते हैं बेटा? और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ETS को रोक देते हैं। ETS को क्या कर देते हैं? रोक देते हैं। ETS रुक जाता है, इससे श्वसन क्रिया रुक जाती है। लेकिन एक नोट आप लिख लेंगे, लेकिन इसी में नेक्स्ट लिख लेंगे, लेकिन कुछ पौधों में इन केमिकल्स का साइनाइड, एजाइड, आयोडो एसीटेट, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा का प्रभाव बहुत कम होता है। उसके जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होता है उसमें प्रभाव बहुत कम पड़ता है। लेकिन यहां लिख लें, लेकिन कुछ पौधों पर उक्त केमिकल्स कौन से केमिकल्स? साइनाइड, एजाइड, आयोडो एसीटेट और कार्बन मोनोऑक्साइड का उक्त केमिकल्स का प्रभाव साइटोक्रोम ऑक्सीडेज किसको कहते हैं? आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पढ़ा है साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3। साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 को क्या कहते हैं? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कहते हैं। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज क्या है? साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 बहुत कम पड़ता है, बहुत कम पड़ता है। लेकिन कुछ पौधों पर उक्त केमिकल्स का प्रभाव साइटोक्रोम ऑक्सीडेज पर बहुत कम पड़ता है। इसलिए इन पौधों में श्वसन क्रिया सतत रहती है। इसलिए इन पौधों में श्वसन क्रिया सतत रहती है। इन पौधों पर श्वसन क्रिया सतत रहती है। जैसे कहां पे? पेंटोज फास्फेट पाथवे में पेंटोज फास्फेट पाथवे में इसका प्रभाव नहीं पड़ता। साइनाइड, एजाइड, आयोडो एसीटेट, कार्बन मोनोऑक्साइड इन केमिकल्स का प्रभाव जो है पेंटोज फास्फेट पाथवे या PPP जो जिसको आप कहते हो उस पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? केमिकल्स हो गया। ठीक है ना? इस तरह से ये क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पायरेशन, श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक। मैंने बहुत विस्तार से और सारे कारक लगभग सभी फैक्टर्स जो है डिस्कस किए हैं डिटेल में, कोई चीज छूटी नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक।
यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए, जिससे कि दूसरे बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।